गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और बच्चों, आज जो बात कर रहे हैं अपन, इसमें मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो अध्याय आपका 24 है। उसमें रक्त का संगठन की बात कर रहे थे। तो रक्त के संगठन में प्लाज्मा के बारे में अपने अध्ययन किया कि जो 55% जो भाग होता है प्लाज्मा होता है और 45% भाग होता है रुधिर कणिकाएं होती है। तो प्लाज्मा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे अपन रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। और रुधिर कणिकाएं जो होती है, आपको पता ही है, रुधिर का जो आयतन होता है उसका 45% भाग जो बनाती है वो कणिकाएं बनाती है। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हिमेटोक्रिट कहते हैं। याद रखना, ये इसमें लाइन नहीं दे रखी लेकिन पीछे बुक में दे रखी है ना। तो इसके प्रतिशतता को क्या कहते हैं? हिमेटोक्रिट कहते हैं। और रुधिर कणिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं जिनको रक्ताणु बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। दूसरी जो प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, श्वेताणु बोलते हैं, जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड स्कारपल्स और ल्यूकोसाइट। और तीसरी है रुधिर पट्टिकाणु, जो ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब सबसे पहले जो बच्चों बात करते हैं वो बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु की बात करते हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु की बात करते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स और इरिथ्रोसाइट्स, ये रुधिर की प्रमुख कणिकाएं होती है। याद रखो बच्चों, है ना, ये रुधिर की प्रमुख कणिकाएं होती है। मानव के रुधिर कणिकाएं लगभग जो 99% 99% रक्ताणु होते हैं। मतलब रुधिर कणिका उनमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वो रक्ताणु ही होते हैं, मतलब 99%। रक्ताणु केंद्रक रहित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रक्ताणु जो होते हैं केंद्रक रहित होते हैं, वर्ताकार होते हैं, डिस्क रूपी होते हैं, उभयतल होते हैं। मतलब इनकी संरचना बनाए तो इस प्रकार से हो जाएगी इनकी। इस प्रकार से डिस्क शेप होते हैं, जिनकी अपन बात करें, लगभग जिनकी व्यास की बात करें तो इनका व्यास जैसे होता है 7 से 8 माइक्रोन मीटर होता है। और जो चौड़ाई होती है वो होती है आपके 2 माइक्रोन मीटर होती है, 2 माइक्रोन मीटर होती है। ठीक है, जो से अभी पढ़ेंगे अपन। तो इस प्रकार से ये तर्क है। तो ये क्या होते हैं? ये वर्ताकार होते हैं, डिस्क रूपी होते हैं, उभयतल होते हैं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना के बताई, बाइकॉनकेव होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का भाव होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाते ना। आरबीसी की बात करें या एरिथ्रोसाइट की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं नहीं पाए जाते हैं। जैसे इनका व्यास 7 से 8 माइक्रोन तथा मोटाई 2 माइक्रोन होती है। वयस्क पुरुष में रक्त में इनकी संख्या लगभग, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। वयस्क पुरुष की बात करें तो इनके जो आंकड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 52 लाख प्रति घन होते हैं। ठीक है, प्रति घन मिमी होते हैं। और महिलाओं में थोड़ी संख्या होती है इनकी कम होती है, 47 लाख प्रति घन मिमी होती है। इसीलिए जो अपन बात करेंगे आगे, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करेंगे, वो महिलाओं के अंदर पुरुष की तुलना में कम होती है। तो इनकी मनुष्य की बात करें, मनुष्य में जो नर होते हैं उनमें, या जो पुरुष होते हैं उनमें, वयस्क पुरुष होते हैं 52 लाख प्रति घन मिमी होती है। और महिलाओं में 47 लाख प्रति घन मिमी होती है। इनके अंदर कोलाइडी धात्री में हीमोग्लोबिन नाम का, आपको पता है जो लाल कलर के होते हैं इसलिए इनका पाया जाता है। इनके हीमोग्लोबिन, इनके जो कोलाइडी अधात्री होती है, जो मैट्रिक्स में हीमोग्लोबिन लाल रंग का रंजक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है, श्वसन रंजक की कार्य करता है। आपको पता है इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर शरीर के अंदर घूमती है और ऊतकों तक इसमें ऑक्सीजन पहुंचती है। इसके प्रत्येक अणु के 4 फेरस आयन युक्त हिम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसकी हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं? प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन होते हैं। ठीक है, युक्त हिम समूह तथा 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जो अपन आगे इसमें आगे आप उच्च कक्षाओं में जब अध्ययन करोगे तो हीमोग्लोबिन संरचना के बारे में पढ़ोगे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय क्रम में जुड़कर ही ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और उत्क्रमणीय रूप से जुड़ता है, मतलब हट जाता है। जुड़ा हीमोग्लोबिन क्या होगा? जब ऑक्सीजन जाएगी
ब्लड के अंदर, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, उत्क्रमण क्रम मतलब वापस हट जाती है, फिर वहाँ पर जाके टिश्यू या ऊतकों के पास जाके वापस वो हीमोग्लोबिन छोड़ देती है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जुड़ जाती है। तो तो इस प्रकार से जुड़कर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचा दी जाती है। इनमें कार्बनिक एनहाइड्रेट भी काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेट होता है वो भी काफी मात्रा में पाया जाता है। मानव में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जैसे अपने बताई थी, वो आपके थी, जैसे बात करें तो मात्रा है वो कितनी 45 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ठीक है, ये नर के अंदर है और मादा के अंदर थोड़ी कम होती है ना। हालांकि इसने एवरेज देर के हीमोग्लोबिन का रुधिर का रंग जो लाल होता है। रक्ताणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। कहाँ निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, कई बार पूछ जाते हैं ना, लाइफ स्पैन टाइम है वो आरबीसी 120 दिन में खत्म हो जाती है। और वर्दी कमजोर होने पर प्लीहा यकृत में जाकर इनका विघटन होता है, मतलब इनका जो विघटन होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत और प्लीहा के अंदर होता है, जो नॉर्मल बात आप जानते हो। हीमोग्लोबिन प्रोटीन भाग में को एमिनोमल में तोड़ा जाता है। जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग है, प्रोटीन किस में टूटेगा, एमिनोमल में टूटेगा, और हिम समूह लोहे को यकृत में संग्रहित कर देता है, और हिम समूह के जो लोहा बचता है, आयरन बचता है, जो फेरस बचता है, उसको यकृत में वापस संग्रहित कर लिया जाता है और वापस वो काम आ जाता है। इस प्रकार से तो शेष भाग को बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पित्त वर्णों को प्रयुक्त कर उत्सर्जित किया जाता है। जो बचे हुए जो भाग होते हैं उनको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पित्त वर्णों को में प्रयुक्त करके उत्सर्जित किया जाता है, जो उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका विघटन होता है। अब बात करते हैं बच्चों श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेताणु, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ये केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती है। याद रखना, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। और ये केंद्रक युक्त होती है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि जो रक्ताणु थे उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती है। वयस्क मानव में इनकी संख्या लगभग 7000 प्रति घन मिमी होती है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। मानव के रक्ताणु तथा श्वेताणु की संख्या का जो अनुपात है 600:1 होता है। ठीक है, रक्ताणु से श्वेताणु मतलब कि रक्ताणु कितने होंगे, रक्ताणु 600 होंगे तो श्वेताणु कितना होगा, 1 होगा, मतलब इतना अनुपात होता है इनकी तुलना में। मतलब हमेशा ही रक्ताणु की संख्या ज्यादा होती है, आपने पढ़ा 99% जो होते हैं रक्ताणु होते हैं, तो ये अनुपात होता है, मतलब 600 रक्ताणु होंगे तो श्वेताणु 1 होगा, ये अनुपात हमेशा ही शरीर के अंदर होता है, तभी इनकी संख्या होती है 7000 प्रति घनी होती है। वहां पर 57 लाख थी, 52 लाख थी, सॉरी। ठीक है, और 47 लाख थी वो महिला के अंदर थी। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है अनुपात। इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतकों में होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मान का आपको पूरे निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा और लसिका ऊतकों में होता है। इनका जीवन काल वहाँ पे जैसे अब रक्ताणु 120 दिन था, तो यहाँ पर जीवन काल कितना है, केवल 4 से 5 दिनों तक की ये होता है इनका। ठीक है, और अमीबी गति का लक्षण होता है, विशेष लक्षण होता है अमीबी गति। इनका विशेष लक्षण मतलब क्या होता है, रुधिर की बात करें, रुधिर के अंदर अमीबी गति करते रहते हैं, जैसे अमीबा से चलता है ना, जैसे भुजा निकाल निकाल के, वैसे ये जो होते हैं वो गति करते हैं। श्वेताणु अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब श्वेताणु कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको क्लासिफिकेशन इनका वर्गीकरण याद रखना है अपने को। श्वेताणु की बात करें, श्वेताणु एक तो होते हैं कणिका में श्वेताणु होते हैं, दूसरे कणिका रहित श्वेताणु होते हैं। श्वेताणु डब्ल्यूबीसी की बात करें तो एक तो होते हैं ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एक एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होते हैं, मतलब कणिका में और कणिका रहित श्वेताणु, मतलब ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट इंग्लिश में बोले तो। जैसे कणिका में, तो इनके अंदर बात करेंगे, इनके अंदर कणिका में इनके जो अधात्री होगी उसमें कणिकाएं पाई जाएगी, इनके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो कणिका में है वो न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है और बेसोफिल्स है। अपन इनको कैसे वर्गीकरण करेंगे कि जो जो अभिरंजक होते हैं उनके आधार पर इन तीनों को देखो, इओसिन डाई होती है, एक अभिरंजक होता है, बेसोफिल एक डाई होती है, अभिरंजक होता है, उसके आधार पर इनको
कणिका में श्वेताणुओं को वर्गीकृत किया गया है, जो अपना आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो कणिका में श्वेताणु कितने प्रकार के हो गए? कणिका में श्वेताणु 3 प्रकार के हो गए, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब कणिका रहित मतलब इनके जो अधात्री होंगे, जो कणिकाएं नहीं पाई जाएगी, कणिका रहित श्वेताणु होते हैं वो एक केंद्रकाणु, ठीक है, मोनोसाइट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दूसरी लसीकाणु, ये 2 प्रकार के कणिका रहित श्वेताणु होते हैं। अब बात करते हैं कणिका में श्वेताणु की। ठीक है, कणिका में श्वेताणु की बात करते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है। मैंने कहा कणिका में क्यों बोलते हैं इनको? इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है। इनका केंद्र बहुरूपीय होने के कारण इनको बहुकेंद्र की श्वेताणु भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइट। मतलब क्या होता है? इनका केंद्रक होता है बहुरूपी होता है। बहुरूपी का मतलब होता है कोई तो इस प्रकार का हो जाएगा, कोई इस प्रकार का हो जाएगा, कोई इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, कोई इस प्रकार का हो जाएगा। मतलब इनका जो केंद्रक होता है वो जो इसकी शेप होती है वो गोल ना होकर विभिन्न प्रकार की होती है। इसको बहुकेंद्र की केंद्रक रूपी श्वेताणु को बोलते हैं। इसलिए क्या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। केंद्र कई पिंडों का बना होता है। जैसे अपन बात करें, पिंड होंगे आपको, जैसे इस प्रकार से लोब दिखेंगे आपको। ठीक है, केंद्र जैसे मैंने बनाया अभी, इस प्रकार से ये 2 लोब इस प्रकार लोबों में बना हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार से कई, इसमें कई बार कई लोब भी बने हुए हो सकते हैं इस प्रकार से। तो केंद्रक जो होगा इनका, जिसे इसलिए तो इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक, कई पिंडों से बनता है। ये पिंड परस्पर तंतुमय भाग द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, तंतुमय भाग से जुड़े होंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, अपन ऊपर पढ़ा है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल्स 3 प्रकार की होती है। तो ये इस आधार पर, तो न्यूट्रोफिल की बात करें, इनके कोशिका द्रव्य सूक्ष्म कण होते हैं। न्यूट्रोफिल की बात करें, सबसे पहले जो बात करते हैं न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल यहाँ पे ये दिखा रखिए, ये न्यूट्रोफिल डायग्राम में, इनका कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण होते हैं। इनके कोशिका मतलब ये, आप तो ये पहले तो ये पता है कणिका में है, तो कणिका में सूक्ष्म कण तो इन कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे, इसलिए इनको कणिका में अंदर रखा गया है। तो इनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, जो अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजक द्वारा बैंगनी अभिरंजित होते हैं। न्यूट्रोफिल मतलब उदासीन। न्यूट्रो का मतलब क्या होता है? न्यूट्रो का मतलब है उदासीन, है ना। तो न्यूट्रोफिल इसीलिए रखा गया है इसको कि ये दोनों ही प्रकार के जो अभिरंजक होते हैं, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजक से हो जाएंगे, अभिरंजित हो जाएंगे। और क्या देंगे? बैंगनी कलर दे देंगे। ठीक है, चाहे आप इसको चाहे अम्लीय से, मान लो ये कोशिका, इसको चाहे अम्ल एसिड से कर लो अभिरंजित, या आप इसको बेसिक से कर लो, दोनों से अभिरंजित होकर दोनों ही में ये किस कलर की हो जाएगी? ब्लू कलर का। इसका जो केंद्रक होगा किस प्रकार का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। बी फॉर ब्लू। ठीक है, यहाँ पे ए फॉर एसिडिक है, बी फॉर बेसिक है ना। इंग्लिश में ऐसे इनिशियल लेटर लिखे हैं इनके, ताकि लिखने में थोड़ी सावधान रहे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या दोनों ही प्रकार की अभिरंजक होते हैं, उनसे अभिरंजित हो जाते हैं, इसलिए इनको उदासीन प्रकृति होगी, है ना। अम्लीय और अभिरंजित दोनों ही प्रकार के अभिरंजक से क्रिया करते हैं और अभिरंजित हो जाते हैं, ब्लू कलर देते हैं, इसलिए इसको उदासीन रंजित न्यूट्रोफिल कहते हैं। ठीक है, इनके केंद्रक में 2 से 7 पिंड होते हैं। मतलब क्या हो गया? इनका जो केंद्रक होगा इस प्रकार से, या तो 2 पिंड इस प्रकार से, या 2 से 1 ज्यादा पिंड इस प्रकार से हो सकते हैं। मतलब इनका केंद्रक होगा वो पिंडों से बना होगा। ये जीवाणु को नष्ट करते हैं और न्यूट्रोफिल कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं। इसको कोशिका पारण कहते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल का विशेष गुण होता है, न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं होती है ये जीवाणु को नष्ट तो करती है, और ये क्या करते हैं कि कोशिका के आर पार जा सकते हैं। ठीक है, कोशिका के आर पार जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका पारण क्षमता बोलते हैं, डायएपिडेसिस बोलते हैं। कुल श्वेताणु की संख्या लगभग 62% न्यूट्रोफिल्स होती है। कुल श्वेताणु में जो होती है 62% जो होती है, कुल श्वेताणु मात्र सब, जिसमें कणिका में कणिका रहित श्वेताणु सब की बात करें, तो इनके अंदर केवल जो 62% जो होती है वो क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स ही होती है। मतलब बात करें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? न्यूट्रोफिल्स की होगी, 62% होगी ना। तो ये, तो इस प्रकार से ये थी न्यूट्रोफिल की बात थी। अब दूसरी जो अपने जो आती है कणिका में जो श्वेताणु है वो आती है इयोसिनोफिल्स। नाम से ही पता चल रहा है, इयोसिन में बताऊंगा डाई होती है, अभिरंजक होता है, उससे अभिरंजित हो जाती है।
दूसरी आती है इयोसिनोफिल्स, ठीक है, इयोसिनोफिल्स। इसके कोशिका द्रव्य में समान आकार के बड़े कण होते हैं जो अम्लीय अभिरंजक जैसे इयोसिन के गहरे लाल या गुलाबी रंजित हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, एक अम्लीय अभिरंजक है, एसिडिक डाई है, अम्लीय अभिरंजक है, उससे अभिरंजित होते हैं और उससे अभिरंजित होके ये क्या होते हैं, गहरे लाल या गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इसलिए इसको इयोसिनोफिल, इयोसिन डाई से अभिरंजित होते हैं, इसलिए इयोसिनोफिल्स कहते हैं। इनका केंद्र द्विपिंडकीय होता है, इनका केंद्र द्विपिंडकीय होता है। अपन अभी देखेंगे तो इसका पिंडक आप देखोगे, इसका केंद्र देखोगे तो इस प्रकार से दो पिंडक दिखाई देंगे। मैं आपको ऊपर डायग्राम दिखाऊंगा, है ना। इनकी कोशिका पारण एवं कोशिका जो भक्षण क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है ना। जैसे उसमें बताया न्यूट्रोफिल्स में कोशिका पारण क्षमता पाई जाती है, वो इसमें कम होती है। परजीवी संक्रमण एवं कुछ एलर्जिक प्रतिक्रिया में इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब भी अपने शरीर के अंदर कोई परजीवी का संक्रमण होता है या कुछ मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है, तो इनकी संख्या अपने शरीर में बढ़ जाती है, ठीक है। इनमें एंटी हिस्टामिनिक गुण पाए जाते हैं। कुल श्वेताणुओं की संख्या 2.5% इयोसिनोफिल कोशिका होती है, वो 62% थी अपनी न्यूट्रोफिल्स, और ये कितनी है 2.5% है, केवल और केवल 2.5% है। अब अपन ने यहाँ पे पढ़ा था इनका जो केंद्र होता है द्विपिंडकीय होता है, द्विपिंडकीय होता है, द्विपिंडकीय होता है। देखो कैसे, ये रही इयोसिनोफिल्स, ये रही इयोसिनोफिल्स। देखो इसका केंद्र मैंने बताया था ना, इस प्रकार से दो पिंड होता है, एक पिंड दो पिंड, ठीक है। ये देखो इसमें केंद्र देखो बीच में, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आती है बेसोफिल्स, नाम से पता चल रहा है बच्चों, बेसोफिल्स। इनके कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकार के कुछ कण होते हैं जो सारे अभिरंजक जैसे मिथाइल ब्लू। अब ये किससे, बेसो, बेसिक मतलब क्या होता है, डाई बेसिक मतलब क्या होता है, सारिये। तो यहाँ पर ये सारिये अभिरंजक जैसे मिथाइल ब्लू से गहरे नीले रंग के अभिरंजित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बेसोफिल्स बोलते हैं। इनका केंद्र 2 से 3 पिंडों का बना होता है ना। इनके केंद्र की बात करेंगे तो इनका जो केंद्र होगा वो 2 से 3 इस प्रकार से, 1 2 3 इस प्रकार 2 से 3 पिंडों का बना हुआ होता है। और ये हिस्टामिन और हिपेरिन उत्पन्न करते हैं, ये हिस्टामिन और हिपेरिन उत्पन्न करती है। ये कुल जो श्वेताणु उसकी संख्या के 0.5% होती है, मतलब इनकी संख्या बहुत ही कम मात्रा में होती है। और हिस्टामिन क्या होते हैं, एलर्जिक जो होती है, अपने शरीर के अंदर कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है उसके प्रति उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब भी अपने शरीर में अंदर कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है तो उसके प्रतिक्रिया करने के लिए उसके एक चिन्हात्मक रूप में ये हिस्टामिन्स और हिपेरिन होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनकी संख्या होती है बेसोफिल्स की, वो 0.5% होती है कुल श्वेताणु की संख्या में। तो ये थी बच्चों आपके कणिका में श्वेताणु। अब बात आती है कणिका रहित श्वेताणु की। ए ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या होगा, इनके जो होगा, जो कोशिका द्रव्य होगा उसके अंदर किसी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। इसके केंद्र की बात करें तो इसके केंद्र में किसी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। इन्हें एक केंद्र के श्वेताणु मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन्हें एक केंद्र के श्वेताणु भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके जो कोशिका द्रव्य होगा उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस कितना पाया जाएगा, एक ही पाया जाएगा। एक केंद्र के श्वेताणु बोलते हैं। इन्हीं कोशिका द्रव्य में कणिका में नहीं होती है, ये वापस बता रहा है बेचारा, क्योंकि इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं होती, इसलिए जो कणिका रहित बोलते हैं, ठीक है। ये इनके जो होगा वो एक ही केंद्र होगा, ठीक है। केंद्र जो होगा अंडाकार शेम के बीज के समान आकृति का होता है, और इनका औसत आकार 8 से 20 जो माइक्रोन मीटर होता है। ये दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक केंद्र काणु मोनोसाइट, मोनो का मतलब एक, साइट का मतलब केंद्र काणु, ठीक है। एक केंद्र काणु मोनोसाइट्स, ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनका आकार 12 से 15 माइक्रोन होता है। ये इनमें सेम के बीज के आकार का बड़ा केंद्रक होता है।
अपन बात करेंगे एक केंद्रकाणु की बात करेंगे तो इनके अंदर इस प्रकार से मान लो ये कोशिका है तो इनके अंदर केंद्रक है तो इनके अंदर इससे बड़ा सेम के आकार का जो होगा वो केंद्रक पाया जाएगा। इसको मोनोसाइट्स बोलते हैं क्योंकि केंद्रक एक ही केंद्रक पाया जाता है। ये मान लो कोशिका है तो इसमें इस प्रकार का सेम के आकार का जो होगा वो केंद्रक, इसके लिए मोनोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है। इसको ये भक्षणकारी होती है। भक्षणकारी मतलब आपको पता है फैगोसाइट दूसरी जो कोशिका को भक्षण कर सकती है, ये रुधिर में ऊतकों में आ जाती है। ये रुधिर से कहाँ ऊतकों में आ जाती है। ऊतकों में काफी बड़े आकार की हो जाती है, मतलब ऊतकों में आके और भी बड़े आकार की, वैसे तो बड़े आकार की होती है, अपन ने पढ़ा है इसके आकार जो होता है 12 से 15 माइक्रोन होता है। लेकिन यहाँ पर ऊतकों में आने के बाद ऊतक मतलब ब्लड से कहाँ पे आ गई, ऊतक में आ गई। ऊतक में आने के बाद और बड़ी होती है, 80 माइक्रोन से होती है। 12 से मतलब वहाँ पे अपन ने पढ़ा था 12 से 15 माइक्रोन मीटर इसका व्यास होता है, तो 12 से 15 से बड़ा होकर ये 80 माइक्रोन मीटर तक हो जाती है। इसीलिए वर्त भक्षाणु मैक्रोफेजेज भी इसको कहते हैं। वर्त भक्षाणु अत्यधिक भक्षणकारी प्रकृति है। भक्षाणु का मतलब होता है ये दूसरी जो कोशिकाएं होती है जो मतलब जो चाहे कोई जीवाणु कोशिका हो या किसी प्रकार की जो पर्पस जो बाहर से जो आने परजीवी जो कोशिका उनका भक्षण करते हैं, जो कि बड़े जीवाणु का भक्षण कर सकते हैं। देखो जो बड़े कणों का जीवाणु भक्षण कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होती है ये एक प्रतिरक्षा में भी काम करती है। वर्त भक्षाणु एवं न्यूट्रोफिल मिलकर, जैसे बात अपने पास रूम बात की थी कणिका में कि पहली जो न्यूट्रोफिल्स थी जो 62% थी वर्त भक्षाणु। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वर्त भक्षाणु अत्यधिक भक्षणकारी होती है जो कि बड़े कणों जीवाणु को भक्षण करती है। वर्त भक्षाणु एवं न्यूट्रोफिल मिलकर शरीर के भक्षाणुओं का तंत्र बनाते हैं जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। जो कोशिकीय प्रतिरक्षा है उसमें ये कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एक बार वापस ध्यान देना। देखो वर्त भक्षाणु, वर्त भक्षाणु कौन से हो गए, ये जो बनी है 80 माइक्रोन मीटर की हो गई, ये फूल के उत्कों में जाके न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कौन सी थी कणिका में की जो पहली थी ना जिसको न्यूट्रोफिल बोला था। ठीक है, जिस 62% थी जो कणिका में की जो पहली जो आपके प्रकार पढ़ा था अपन ने। ठीक है, पहला प्रकार पर न्यूट्रोफिल, तो दोनों मिलकर शरीर में भक्षाणुओं का तंत्र बनाती है, मतलब भक्षण करने वाली, मतलब कोई बाहर से जीव आया उसको सबको खत्म करने का जो तंत्र बनता है वो इन्हीं दोनों मिलकर बनता है, जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। याद रखना। ठीक है, आपको पूछ सकता है प्रथम पंक्ति के रूप में कौन सी ये जो रुधिर कोशिकाएं होती है वो कार्य करती है, तो आपको याद रखना यहाँ पर कि एक तो आपके न्यूट्रोफिल है और दूसरी आपके एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट्स होती है। श्वेताणु की संख्या का लगभग 5% ये कोशिकाएं होती है। याद रखना, श्वेताणु की संख्या की बात की तो वहां पर जैसे न्यूट्रोफिल 62% थी ना, तो ये श्वेताणु कुल जो WBC होती है उसका कितना परसेंट बनाती है, केवल और केवल 5% बनाती है। ठीक है, ये था बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी जो प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो होती है लक्षिकाणु होती है। ठीक है, जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये अंडाकार केंद्र युक्त गोल आकृति कोशिकाएं होती है। केंद्र के चारों ओर बहुत अल्प मात्रा में छल्ले के रूप में कोशिका द्रव्य होता है। इस क्या होता है इस प्रकार से बात करें तो देखो इसमें ये जो होती है मान लो इस प्रकार से ये लसीकाणु कोशिका है, तो इसमें जो केंद्रक होगा केंद्र की गोल आकृति का होता है और बड़ा होता है। ठीक हो, ये तो देखो कोशिका है और ये केंद्र की बड़ा है, और जो कोशिका द्रव्य है देखो छल्ले के आकार में पाया जाता है चारों तरफ, ये बिल्कुल छल्ले के आकार में, मतलब बहुत ही कम स्पेस होता है कोशिका द्रव्य, केंद्र बहुत बड़ा होता है। देखो इसमें मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, बुक में भी डायग्राम लसीकाणु दे रखा है, उसमें केंद्र जो बड़ा है और कोशिका द्रव्य केवल छल्ले के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति होती है इस केंद्र की। इसके चारों ओर देख, केंद्र के चारों ओर बहुत ही अल्प मात्रा में छल्ले के रूप में कोशिका द्रव्य होता है। ये थाइमस ग्रंथि एवं लसिका उत्कों में कोशिकाओं उत्पन्न की जाती है।
ये उत्पन्न कहाँ होती है लसीकाणु लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये थाइमस ग्रंथि लसिका उत्कों में ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न की जाती है जिनका उद्भव अस्थिमज्जा में होता है, याद रखना। तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर बात हो जाती है कि लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कोशिकाएं होती है जिनका अस्थिमज्जा से ठीक है, जिनका निर्माण या उद्भव कहाँ से हुआ, अस्थिमज्जा से हुआ। वो कुछ कोशिकाएं थाइमस में चली जाती है, वो थाइमस से टी लिम्फोसाइट, याद रखना टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, तो टी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस लिम्फोसाइट जो थाइमस के अंदर परिपक्व होती है। ये बनती कहाँ पे, देखो ये बनती तो बच्चों आपके बात करूँ तो ये थाइमस ग्रंथि लसिका उत्कों में बनती कहाँ है, अस्थिमज्जा, उद्भव कहाँ, अस्थिमज्जा से। फिर इनका जो परिपक्व की बात करते हैं, कुछ थाइमस का होता है उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, लसिका उत्कों में होता है उसको आपके बी लिम्फोसाइट बोल देंगे अपन। इनकी सीमित अम्लीय गति होती है, जिससे हम बात करें अम्लीय गति सीमित होती है, भक्षणकारी प्रवृत्ति भी कम होती है। इनका जीवन काल 2 से 100 दिनों तक ये अधिक हो सकता है। और ये रुधिर के अलावा लसिका और शरीर के ऊतकों में पाई जाती है। रुधिर के अलावा लसिका तंत्र जो लिम्फोइड सिस्टम होते हैं जो अपने शरीर में लसिका तंत्र पाए जाते उसमें, और शरीर के ऊतकों में पाए जाते। कुल श्वेताणु की संख्या का लगभग ये 30% होती है। मतलब आपको बता दूं कि न्यूट्रोफिल के बाद सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कोई पाई जाती है तो वही है 30%। यही है, आप देख लेना परसेंटेज वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रोफिल थी, न्यूट्रोफिल 62% थी, 30% ये होती है। उसके बाद छोटे आकार के व्यास 6 से 8 माइक्रोमीटर लसिकाणु संख्या अधिक होती है। बड़े आकार की जो होती है 10 से 20 माइक्रो अपेक्षाकृत कम होती है इनकी संख्या। देखो यहाँ लिखा भी है, छोटी लसिकाणु टी कोशिकाएं एवं बी कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो छोटी जो लसिकाणु होगी, जैसे मैंने बताया, लसिकाणु कहाँ से बन के आएंगे, लसिकाणु अस्थिमज्जा से बन के आएंगे। ये छोटी लसिकाणु टी कोशिकाएं टी सेल्स एवं बी कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। टी कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट और बी कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट जो होती है उनका निर्माण करती है लसिकाणु, जो प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों के निर्माण का एवं भारी कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है, ठीक है। तो प्रतिरक्षा के लिए जो प्रतिपिंड बनते हैं, जैसे बात बता रहा हूँ कि टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है ना, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, ये क्या करती है, प्रतिरक्षा के लिए जो प्रतिपिंड का निर्माण करेगी और भारी कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये बात होगी। तो ये मैंने बताया था कि यहाँ से लसीकाणु से बी सेल्स और टी सेल्स बनती है, ठीक है, वो उनका निर्माण हो गया। तो ये छोटी वाली जो लसीकाणु होगी जो संख्या में अधिक होती है, वो ये टी और बी सेल्स बनती है जो प्रत्येक क्षण प्रतिपिंडों का निर्माण करती है, मतलब उनका निर्माण करती है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं आपके जो तीसरी प्रकार की जो सेल्स है उनके बारे में बात करते हैं, वो है रुधिर पट्टिकाणु। रुधिर पट्टिकाणु की बात करें, प्लेटलेट्स की बात, ये बहुत ही छोटे व्यास के होते हैं, ठीक है। इनकी आकृति अनियमित होती है, ये केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स ये बहुत ही छोटे और व्यास से 2 से 4 माइक्रोन होती है। इनकी आकृति अनियमित होती है। प्लेटलेट बात है, रुधिर पट्टिकाणु की बात करें हैं तो इस प्रकार से इनकी आकृति अनियमित, केंद्रक का अभाव होता है इनमें। पट्टिकाणु में याद रखना, रुधिर पट्टिकाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपन ने पढ़ा था यहाँ पे श्वेताणु में केंद्रक पाया जाता है, रक्ताणु में नहीं पाया जाता, रुधिर पट्टिकाणु में नहीं पाया जाता। इनका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है, याद रखना, ठीक है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन, और जीवन काल जो होता है इनका 5 से 7 दिन का होता है ना। ये प्लेटलेट्स हो, ये जो आपको पता है ना बच्चों, उसमें जो अपने डेंगू के अंदर जो प्लेटलेट्स कम होती है, ये वही प्लेटलेट्स है। तो इनकी संख्या भी याद रखना, लगभग संख्या 3 लाख प्रति घन mm होती है। इनका जीवन काल 5 से 7 mm होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है रक्त के थक्का जमने में, अपना आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये करते हुए प्लीहा में इनका विघटन होता है, ये करते हुए प्लीहा में इनका विघटन होता है। रुधिर में थक्का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट संख्या कम हो जाती है, शरीर के अंदर थक्का बनने की क्रिया कम हो जाती है ना। तो इस प्रकार से इनकी प्लेटलेट की संख्या बढ़ाई जाती है वापस, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये थी रुधिर पट्टिकाणु के बारे में बात करेंगे, बात थी। और इनका निर्माण
जो ये होती है थक्का निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आगे बच्चों अपन अगले वीडियो लेक्चर में जब करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, जो आपका दिवाली का होमवर्क होगा। उसके बाद अपन आगे का जो रक्त के कार्य है वो आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, धन्यवाद।